ग्राउंडेड थ्योरी के जो सेकंड प्रोसीजर्स है जो इसकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कार्बन और स्ट्रास ने 1990 में डेवलप किया उसका उसको उन्होंने कैनन का नाम दिया। तो वो कौन कौन से कैनन्स हैं जो यूज़ करते हैं, उसमें नंबर वन ये था कि हाउ वाज ओरिजिनल सैंपल सेलेक्टेड, कि जो आप स्टडी कर रहे हैं क्या वो रेलिवेंट लोग थे, क्या आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस ठीक था, उसके अंदर आपने जो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग का फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया वो एक्यूरेट था, आपने पर्पजिव सैम्पलिंग क्यों ली, वाई थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। ये आगे से क्वेश्चन करते हैं कि एक और कैनन है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं व्हाट मेजर कैटेगरीज इमर्ज, कि आपके डाटा के अंदर अगर मेजर कैटेगरीज नहीं हैं या कैटेगरीज इमर्ज ही नहीं हुई तो वो डाटा ही ठीक नहीं। मिसाल के तौर पे आप डाटा जब ले रहे हैं तो अक्सर मेरे अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जब वो डाटा लेने जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन ला के मेरे सामने रख देते हैं। आपका भी यही एक्सपीरियंस होगा और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिसर्चर इसी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। उनके अंदर कोई वेरिएशंस ही नहीं होती, कैटेगरीज ही नहीं होती। वो एक बोरिंग सी डिस्क्रिप्शन ला के ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो तो हर एक को पता है। तो व्हाट इज़ न्यू, व्हाट इज़ यूनिक, व्हाट इज़ एम्पिरिकली वैलिड, दैट इज़ मिसिंग। तो जब तक आपके पास कैटेगरीज नहीं है या वेरिएशंस नहीं है डाटा के अंदर, उस वक्त तक वो रिलेवेंट डाटा है ही नहीं। वाई सम इवेंट्स हाईलाइटेड एज मेजर कैटेगरीज, तीसरा इनका कैनन है कि क्या आपके डाटा के अंदर कोई आपने नोट किया कि मेजर इवेंट्स भी थे। जैसे कि मैं कई दफ़ा एग्जांपल दी है कि वेडिंग सेरेमनीज इन पाकिस्तान, शादी एक्चुअल होने से पहले की इवेंट्स हैं, फिर ड्यूरिंग वेडिंग इवेंट्स हैं और फिर शादी के बाद के इवेंट्स हैं। तो क्या उनमें सीक्वेंस है, क्या उनमें रिदम है, लॉजिक है, वो अगर चीज़ें आपके डाटा में आ रही हैं तो आपके डाटा की वैलिडिटी, अदरवाइज वो वैलिडिटी नहीं है। ऑन विच कैटेगरीज theoretical सैम्पलिंग प्रोसीड्स, जब आप ले रहे हैं डाटा ले रहे हैं तो विच ग्राउंड वाज दैट, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिक ग्राउंड्स, या वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से हट के सोसाइटल ग्राउंड्स थे, स्ट्रक्चरल ग्राउंड्स थे, कल्चरल ग्राउंड्स थे, या कोई और रीजंस थे। मिसाल के तौर पे एक्सचेंज मैरिजेस की एग्जांपल मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ, एक तो वो मेरा अपना वर्क है तो मैं अच्छे तरीके से आपको एलेबरेट कर सकता हूँ, दूसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एज ही इशू के जो डिफरेंट फेजेस हैं वो सामने रखते हुए आपको समझ आ जाए। तो एक्सचेंज मैरिजेस में जब मैं थ्योरेटिकल सैम्पलिंग कर रहा था तो मैंने पहले एक इंडिविजुअल से क्वेश्चन किया, उसने उसको डिफाइन किया, फिर मैं दूसरे के पास गया, उसने किया, फिर मैंने उनके स्पाउसेस से पूछा और फिर उनकी अगली जनरेशन से, तो वो कॉन्सेप्ट मिच्योर होना शुरू हो गया और उसमें अल्टीमेटली वो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग जो है ना वो उसका प्रोसेस भी चलता रहा। नेक्स्ट यानी एंजलम सॉरी कार्बन और स्ट्रास के ख्याल में व्हाट आर दोज हाइपोथेसिस पर्टेनिंग टू कंसेप्चुअल रिलेशन। मैंने आपको जिक्र किया कि एक्सचेंज मैरिजेस जो हैं उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अदल बदल का कॉन्सेप्ट है, थ्रोइंग समथिंग एंड टेकिंग बैक, या इसकी कंपनसेशन मैरिजेस जिसे वनी या सवारा मैरिजेस कहा जाता है, अदल मदल अरेबिक में लफ्ज़ यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे। मैंने अज्यूम ये किया था कि ये सिर्फ पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट्स हैं और ये सिर्फ पाकिस्तानी प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे-जैसे मैं डिफरेंट स्टडीज़ वर्ल्ड अराउंड मुझे नज़र आती गई, मिलती गई, मैं पढ़ता गया, तो वो हाइपोथेसिस मेरे चेंज होते गए और उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बढ़ती गई कि ये रेसिप्रोसिटी है एंड दे वर द अर्ली मोड ऑफ स्पाउस सिलेक्शन। First by women by capture, second was women by fight, and third was women by exchange, and that was one of the most civilized way to have a marriage in a civilized way. उसके बाद ब्राइड प्राइस है या मैरिज बाय सर्विस है, या उसके बाद मैरिज बाय कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज बाय डाउरी, फिर उसके बाद love come arranged marriage, फिर love marriages, and so and never ending story that is going on and it will continue. और फिर क्या ये discrepancies between hypothesis and real life, क्या आपके डाटा में ये रिफ्लेक्शन है
कि देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी, ये तो नहीं है कि मोनोटेनियस या एक ही बोरिंग किस्म का डाटा, नो, देयर इज़ अ डिबेट, और उस डिबेट की बेस के ऊपर आपने अपना हाइपोथेसिस डेवलप किया, टेस्ट किया, वेरीफाई किया, एंड देन यू रीच्ड ऑन अ कंक्लूजन कि ये रेसिप्रोसिटी है, इट कुड बी इन एनी फॉर्म। बेस लाइन ये है कि दुनिया में कोई मैरिज विदाउट एक्सचेंज नहीं होती, पहली बेस लाइन। दूसरी, हर एक का उसमें इंटरेस्ट होता है, कहीं पे नेगेटिव रेसिप्रोसिटी हो सकती है, कहीं पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी हो सकती है, कहीं पे एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप है, कहीं एक्सचेंज ऑफ स्टेटस है, कहीं एक्सचेंज ऑफ एमरसन, एक वन ऑफ द लीडिंग सोशियोलॉजिस्ट, ही सेज एक्सचेंज ऑफ डिपेंडेंसी, जो हमारे यहाँ फोर्स्ड मैरिजेस होती हैं, एक्सचेंज ऑफ डिपेंडेंसी, एक पावरफुल एक्टर है और दूसरा वीक एक्टर है। पावरफुल एक्टर जो है वो वीक एक्टर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, सो द एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप, एक्सचेंज ऑफ पोजीशन। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज का एलिमेंट आ रहा है। इवन आप हम सब बगैर रैशनल चॉइस के एक्सचेंज के, अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज थ्योरी, वी नेवर एक्ट और रिएक्ट, we never have interaction, and our behavior depends on the rational choice where we want to maximize our interest and minimize the cost.